इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत एम्प्लॉइज़ को, कर्मचारियों को रहने के लिए मकान की सुविधा दी जाती है। ये मकान की सुविधा रियायती दर पर दी जा सकती है या किराए से मुफ्त मकान दिया जाता है। तो इसका मूल्यांकन, परक्विजिट्स या अनुलाभ का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कहते हैं? अगर कर्मचारियों को रहने के लिए मकान की सुविधा दी गई है तो मूल्यांकन करने के लिए हम कर्मचारियों की दो श्रेणियां बनाते हैं। एक तो सरकारी कर्मचारी और दूसरा अन्य कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के अंतर्गत हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ रखते हैं जो सरकारी विभागों में, केंद्र सरकार के सरकारी विभागों में या राज्य सरकार के सरकारी विभागों में काम करते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी, फर्म के कर्मचारी या बैंकों के कर्मचारी या जो अन्य संस्थाएं हैं उनके कर्मचारियों को हम अदर एम्प्लॉइज़ के रूप में रखते हैं। सरकारी कर्मचारी में केवल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों के कर्मचारी आते हैं, बाकी को सबको हम अदर कर्मचारी में रख देते हैं। इसके अलावा मकान को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो ऐसे मकान जो अनफर्निश्ड हैं, जो असुसज्जित मकान हैं, और दूसरे सुसज्जित मकान या फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड और अनफर्निश्ड का क्या मतलब है कि ऐसे मकान जिसमें फर्नीचर की सुविधा दी गई है उसको सुसज्जित मकान कहेंगे, और ऐसे मकान जिसमें फर्नीचर की सुविधा नहीं दी गई है उसको अनफर्निश्ड या असुसज्जित मकान कहते हैं। फर्नीचर के अंतर्गत जैसे ये बेड हैं या आपके फ्रीज हैं या पंखे हैं, कूलर हैं, टीवी है या एसी है, जो भी है, मतलब फर्नीचर, अलमीरा, ये सब जो है आपके फर्नीचर के अंतर्गत यहाँ शामिल किए जाएंगे। और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? और अनफर्निश्ड हाउस जिसमें ये फर्नीचर की सुविधा नहीं दी गई है, तो हम इसका मूल्यांकन करने के लिए एक टेबल दे रहे हैं। उस टेबल में 3 कॉलम हमने बना रखा है। एक कॉलम पहला जो है कर्मचारियों की श्रेणियां हैं, दूसरा असुसज्जित मकान का मूल्यांकन कैसे करेंगे, और तीसरा कॉलम सुसज्जित मकान यानी फर्निश्ड हाउस का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनका अनफर्निश्ड हाउस का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? जो रेंट पेबल, जो मकान इनको दिया गया है उसका रेंट पेबल यानी रेंट कितना है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रेंट इनका कितना है वो असुसज्जित मकान का वैल्यू हो जाएगी। और इसी में हम इनको जो फर्नीचर दिया गया है उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये फर्निश्ड हाउस का मूल्य माना जाता है। कभी कभी एम्प्लॉयर जो है फर्नीचर किराए पर लेकर के देता है, यानी अपना स्वयं का न खरीद करके बल्कि किराए पर लेकर के देता है। तो जितना इनका किराया होगा फर्नीचर का, एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट किया गया है या पेबल है, वो इसमें शामिल किया जाएगा। कभी कभी जो किराया भी दे देते हैं साथ में, और जितना इसकी कॉस्ट है वो भी दे देते हैं। तो अगर किराए पर लिया गया है, भले ही उसकी कॉस्ट दी गई हो, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा, जितना किराया है उसका 10% इसमें हम शामिल करेंगे जो असुसज्जित मकान का मूल्यांकन है। अब बाकी जो अदर एम्प्लॉइज़ हैं, जो गैर सरकारी या अन्य कर्मचारी हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो मकान दिया गया है उसका ओनर कौन है, उसका स्वामी कौन है। अगर मकान का स्वामी एम्प्लॉयर है तो उसका मूल्यांकन अलग तरीके से है, और अगर किराए पर लेकर के मकान दिया गया है तो उसका नियम अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम नंबर ए के अंतर्गत ये दे रहे हैं कि इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस इज़ एम्प्लॉयर, यदि हाउस का जो ओनर है वो एम्प्लॉयर है तो इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। इसका मूल्यांकन करने के लिए हम शहरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। ये पॉपुलेशन 2001 की पॉपुलेशन सेंसस जो है उसके आधार पर अभी तक दिया जा रहा है। ये कि वेयर द सिटीज़ पॉपुलेशन आर मोर देन 25 lakhs एज पर 2001 सेंसस, मतलब 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, और उस शहर में अगर एम्प्लॉई को मकान दिया गया है तो जो वेतन आएगा उस वेतन का 15% इसमें हम लेंगे,
अनुलाभ का मूल्य मानेंगे अनफर्निश्ड हाउस का। और अगर कहीं पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है और 25 लाख तक है तो इसका मूल्यांकन हम कितना मानेंगे, वेतन का 10%। वेतन का क्या मतलब है ये अभी हम नोट में समझाएंगे नीचे। तो 25 लाख से कम और 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले जो शहर हैं उनके लिए वेतन का 10% है। और इन दो कैटेगरी के अलावा यानी कि 10 लाख तक से नीचे वाले जो शहर हैं उनमें अगर कर्मचारी को मकान दिया गया है तो उसमें वेतन का 7.5% ये असुसज्जित मकान का मूल्य होगा, अनफर्निश्ड हाउस का। और इसमें असुसज्जित मूल्यांकन का तीनों ही दशाओं में हम क्या करेंगे, फर्नीचर की कॉस्ट का 10% प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ये किराए पर लेकर के दिया गया है तो किराया ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे मकान का मूल्यांकन करते हैं जिसका मालिक, जिसका ओनर कौन है, नियोक्ता है। और बाकी जो किराए पर मकान लेकर के दिए गए हैं, चाहे उसकी पॉपुलेशन शहर की कुछ भी हो, उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं कि वेतन का 15% या किराया जो मकान वो नियोक्ता ने दिया है, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हाउस, और 15% ऑफ सैलरी विच इज़ लीस्ट, दोनों में जो कम है, ऐसे मकान का मूल्यांकन करते हैं जिसका स्वामी नियोक्ता नहीं है। और इसमें ये तो अनफर्निश्ड हाउस का हुआ। और फर्निश्ड हाउस के लिए क्या करेंगे, उसी में फर्नीचर की लागत का 10% हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर एम्प्लॉयर मकान का स्वामी नहीं है तो किराया कितना दिया गया है उसके द्वारा, और 15% पॉपुलेशन, ये 15% सैलरी का कितना हो रहा है, इन दोनों में जो अमाउंट कम होगा वही आपका अनफर्निश्ड हाउस का मूल्यांकन हो जाएगा। और फर्नीचर की लागत का 10% उसमें जोड़ करके फर्निश्ड हाउस का मूल्यांकन करेंगे। कभी कभी एम्प्लॉइज़ को कंसेशनल रेट पर, कंसेशनल रेंट पर इनको मकान दिया जाता है। तो ऐसे हालत में कंसेशनल रेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज से रेंट रिकवर किया जाता है, लेकिन वो जो उसका उचित किराया मकान का उससे कम लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये किराए से मुक्त मकान सुविधा का मूल्यांकन पहले करेंगे और कर्मचारी से जितना किराया वसूला गया है उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये रियायती दर की मकान सुविधा का मूल्य होगा। अब इसमें ऊपर बार बार वेतन शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया है। तो वेतन के अंतर्गत हम क्या लेते हैं, ये नोट नंबर 1 में हमने लिखा है कि मूल वेतन लेते हैं, प्लस बोनस लेते हैं, प्लस कमीशन लेते हैं, प्लस कर योग्य भत्ते लेते हैं। यदि भत्ते, ये महंगाई भत्ता तब लेंगे अगर ये सेवा शर्तों के अधीन है, तब ये लिया जाएगा महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन होने पर। इसके अलावा अनुलाभों का मूल्य और करमुक्त भत्तों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो अनुलाभ अगर नकद पेमेंट किए गए हैं, भुगतान किए गए हैं, तो उनको हम लेते हैं। तो वेतन के अंतर्गत ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें दिया है, मतलब क्या क्या हम शामिल करते हैं। इसके बाद नोट नंबर 2 में हमने लिखा है, यदि फर्नीचर किराए पर ले करके दिया गया है तो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया या देय किराया ही फर्नीचर की लागत के 10% के स्थान पर लेंगे। इसके अलावा यदि मकान सुविधा केवल कुछ समय के लिए दी जा रही है तो वेतन जो है केवल उसी अवधि का लेंगे जिस महीने में इनको मकान की सुविधा दी गई है। मतलब अगर 4 महीने का है तो 4 महीने का वेतन लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का है तो उसी महीने का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के जो वेतन होंगे उन्हीं को हम ये लेते हैं 10% या 15%, जैसी भी कंडीशन बनती है उसके हिसाब से। इसके बाद जो है इनको कर्मचारी को कभी कभी होटल में रहने की सुविधा दे दी जाती है। होटल में रहने की सुविधा अगर कर्मचारी को स्थानांतरण के दौरान दी जाती है तो 15 दिन का वेतन, नहीं 15 दिन का जो है होटल का ये करमुक्त हो जाएगा अनुलाभ, और उससे अधिक का मूल्यांकन करते हैं। मान लीजिए 2 महीना 4 महीना रहा तो उसमें से 15 दिन का कम करके बाकी दिनों का मूल्यांकन हम करेंगे। मूल्यांकन करने के लिए क्या नियम है कि होटल को कितना किराया दिया गया है वो, या वेतन का इनका जो है 24%, उस पीरियड का, जितने पीरियड में होटल में रहें उस पीरियड के वेतन का 24%, और
होटल का दिए किराया, इसमें से जो कम होगा वो अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। अगर कर्मचारी ने कुछ अमाउंट का पेमेंट अपने तरफ से किया है तो वो अमाउंट इस अनुलाभ के मूल्य से घटा दिया जाएगा। कभी कभी कर्मचारी को अपने जहाँ उसका रहने का स्थान है या ऑफिस का स्थान है वहाँ से दूर उसको काम पर भेजा जाता है, जो कार्य होता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट का होता है, कोई सड़क बन रही है, कोई कोयला माइंस हैं, इस तरीके से अगर काम है, वहाँ पर अगर कर्मचारी को टेम्परोरी मकान की सुविधा दी गई है, रहने की अस्थायी मकान की सुविधा और ऐसा मकान 800 वर्ग फुट से ज़्यादा नहीं है, तो इस मकान का जो सुविधा का मूल्यांकन होगा वो आपका कर मुक्त होता है। यानी कि अगर साइट पर रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो उस मकान का मूल्य हम क्या करेंगे, शून्य मानेंगे। तो इस तरीके से ये मूल्यांकन आपका मकान सुविधा का, यानी जो अकोमोडेशन एम्प्लॉइज़ को दिया गया है वो कैसे किया जाता है। क्योंकि फाइनेंस बिल हर साल एक्ट जो है बदलते रहते हैं तो इसके रूल भी बदलते रहते हैं। ये फ़िलहाल जो है आपका असेसमेंट ईयर 2020 और 21 का है। वैसे ये काफ़ी दिनों से इसके रूल्स आपके चले आ रहे हैं, तो इस आधार पर आप अभी ये 2020 और 21 मान करके चलेंगे। तो इस तरीके से अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।